जिस तरह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मज़हब की बात की जाती है, जिस तरह जमहूरियत की भी बात की जाती है, तो जमहूर को सबसे पहले साइड लाइन किया जाता है, कॉर्नर किया जाता है, खुले लाइन लगाया जाता है। जमहूर यानी अवाम, लेकिन अवाम को ना रोटी मिल रही है, ना छत मिल रही है, अवाम लाइनों में खड़े हुए हैं आटे के लिए। और जिस अभी सदीक ने बताया, यकीन जाने मेरी आंखें नम होगी, मुझसे सुना नहीं जा रहा था, और तमाम नाजरीन के ये तासुरात होंगे, हम समेत, कि एक मुल्क ने अपने गोल सेट किए 1947 में कि हमने एक सेकुलर लिबरल इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बनना है, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाई कि हमारी हुकूमतें हमेशा इलेक्ट होंगी। और वो उन्होंने 1952 में इलेक्शन करवा लिया। 1952 में 50 में उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बन के इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो गई। हाँ जी, तो उन्होंने हर जो अपने इरादे बनाए थे वो साथ साथ पूरे करते गए। कि हमने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, लेकिन हम इससे आगे के जो साइंटिफिक कंपटीशन है उसमें क्यों नहीं जा सके, या उसको क्यों अडॉप्ट नहीं कर सके। तंजन कहते थे ना, लोग अचार से रोटी खाते हैं। आज लोगों के पास अचार से रोटी खाने के पैसे नहीं है डॉक्टर साहिबा। भारत 2047 का गोल सेट करता है, और 1947 से पाकिस्तान ये गोल सेट नहीं कर पाता, बल्कि हम तो मजीद समझते हैं कि पाकिस्तान को मुसलमान करने की ज़रूरत है। अब पाकिस्तानी जो है वो मुसलमान हो ना हो, पाकिस्तान को मुसलमान करें, कानून जो है वो बनाते जाएं। ये क्यों हम गोल नहीं सेट कर रहे। वो तो कह रहे हैं कि हमने 2047 तक जो है वो अपने आप को क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट कर लेना है। हमारी अभी यही नहीं पता कि पावर किसके पास है। कभी फौज आ जाती है, कभी कुछ होता है, कभी अदालतें आ जाती है। ये क्वेश्चन आता है ना कि ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी, जिसके पास हम कहते हैं जी चाय वाला है, वो इंडिया ने बड़ी उनकी प्रोजेक्शन की इस बात से कि देखिए जी चाय वाला, तो अभी वो वहाँ से जी एक ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आया है। लेकिन हमारा इमरान खान को देखें, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, बेनजीर को देखें, जुल्फकार को देखें, मुशर्रफ को देखें, मिलिट्री डिक्टेटर भी तो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे पढ़े हुए हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा तजर्बा है। लेकिन ये क्यों नहीं अपना डॉक्टर साहब वो मैसेज दे सके, या वो एजेंडा पाकिस्तान को 76 सालों में दे सके जो नरेंद्र मोदी जो है वो दे पा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? भारत। पाकिस्तान में एक चींटी भी मर जाए तो वो किसकी जिम्मेदारी है? वो भारत की। भारत साजिश कर रहा है इनके खिलाफ। पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो ये अपनी पब्लिक को सिर्फ एक ही चूरन चटाते हैं कि ये तो भाई भारत की साजिश है। मतलब पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ भारत है। ये अपनी पब्लिक को यही चूरन चटाते आए हैं, और पब्लिक भी इनकी पूरी तरह से स्वार रहती है कि हाँ, ये जो भी हो रहा है पाकिस्तान में वो भारत ही कर रहा है। मतलब भारत ने ही इनके जो आर्मी के टॉप कमांडर होते हैं, मतलब भारत ही इन्हें कहता है कि जो इनके जो आर्मी के टॉप लीडर हैं उनसे कि 10-15 बिलियन लो और भाग जाओ पाकिस्तान से, पाकिस्तान को लूटो और भाग जाओ। ये कौन करवा रहा है? ये भी भारत ही करवा रहा है। मतलब जो व्यक्ति सालों साल तुम्हारा आर्मी का चीफ रहा हो वो भारत के कहने पर जाएगा। अब इस तरह की बातों पर भी इनकी पाकिस्तान की पब्लिक यकीन करने को तैयार रहती है। तो आप बताइए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा? पाकिस्तान को बाहर से कोई नुकसान तब पहुंचा सकता है जब आप कमज़ोर हैं। वो फिर कहते फिरते हैं कि हमारी सेना इतनी कैपेबल है, दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है, तो फिर क्या करती रहती हैं तुम्हारी एजेंसियां? भारत मतलब साजिश ऐसी ऐसी साजिशें करता है भारत तुम्हारे खिलाफ। पाकिस्तान में मतलब जो टॉप लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर और जो आर्मी के चीफ वगैरह हैं, ये सब पैसा लूट के पाकिस्तान का भाग जाते हैं। इसमें भी भारत का हाथ है। तो इसका मतलब तो भारत ही आपके देश को चला रहा है। फिर तुम लोग कर क्या रहे हो? भारत को दोष देने से भी क्या होगा? फिर तो तुम किसी भी काम के नहीं हो। सिर्फ उल्टी सीधी हरकतें तुम लोग कर लो, और उस पर यदि कुछ, जैसे कि अभी रिजवान ने नमाज़ पढ़ी थी, उस पर शिकायत हो गई है। अब शिकायत होने से पहले तो ये लोग कह रहे थे देखो काफिरों के बीच में जाकर नमाज़ पढ़ ली, और जैसे ही शिकायत हुई तो गालियां देने लगे कि नमाज़ पढ़ना इन लोगों को इतना बुरा लगा कि शिकायत तक कर दी। अरे तो शिकायत होगी क्योंकि पाकिस्तान के अलावा कोई और ऐसी हरकत करता ही नहीं है। कभी आपने देखा अफगानिस्तान की टीम ने इस तरह की हरकतें की हो? नहीं करते। लेकिन ये सिर्फ कीड़ा पाकिस्तानियों को ही काटता है। तो अब तुम क्रिकेट के मैदान में जाकर इस तरह की हरकतें करोगे, और जो लोग बैठे हुए इंडिया में आकर इंडियन की बेइज्जती कर रहे हो, फिर वो रिटेलिएट नहीं करेंगे? वो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं तब तुम्हें बुरा लगता है। इस तरह की हरकतें करोगे तो कौन तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना चाहेगा? भारत ने द्विपक्षीय मैच तो पूरी तरह से बंद कर रखे हैं तुम्हारे साथ। वो तो मजबूरी थी क्योंकि होस्ट कर रहे हैं हम, इसलिए मजबूरी में पाकिस्तान को बुलाना पड़ा, नहीं तो वरना पाकिस्तान की टीम का यहाँ आना पॉसिबल ही नहीं था। द्विपक्षीय मैच किसी भी तरह के होते थे। और वैसे भी क्रिकेट के अलावा हर चीज़ में इनके साथ संबंध तोड़ने चाहिए, क्योंकि ये हमेशा हर जगह इसी तरह की हरकतें करते हैं।
इस तरह की हरकतें कोई पाकिस्तान का आम नागरिक करे तो चलता है। क्रिकेट के खिलाड़ी, टॉप के खिलाड़ी इस तरह की हरकतें करेंगे, और अब अगर इंडियन टीम इस तरह की हरकतें करने लगे फिर तुमको मिर्ची लगेगी। फिर मतलब दोहरा मापदंड है ये, जब इन पर आती है तो आंखें बंद कर लेते हैं, और हरकतें ये लोग वही करेंगे। और पाकिस्तानी और अपनी हरकतों से बाज आ जाएं तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। पाकिस्तान पर जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ये अपनी हरकतों से बाज आ ही नहीं सकते। और फिर कहते हैं कि हमारी स्थिति भारत के कारण है। अरे भारत कुछ नहीं कर रहा, तुम खुद ही आपस में निपट रहे हो। जिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को तुम लोगों ने भारत के लिए पाला था वो तुम्हें ही डस रही हैं। पहले तो ये लोग इन्हें भी स्वतंत्रता सेनानी बताते थे, और अब जब इन्हें ठोकना इन्होंने शुरू किया तो अभी ये आतंकी संगठन हुआ है। तो पाकिस्तान का नेता कोई ईमानदार है नहीं, आर्मी ईमानदार है नहीं। आर्मी कभी भी रिजीम चेंज कर देती है, जो मर्जी आए जिसे उठाकर प्रधानमंत्री बना देती है। तो आर्मी के हाथ में पूरा कंट्रोल है, और आर्मी जो चाहती है वो होता है। और अंत में पता चलता है कि इनका आर्मी चीफ 10-15 बिलियन डॉलर लेके भाग गया। कहाँ भाग गया? काफिरों के देश में। तो ये इनकी हरकतें हैं। और फिर दोष किसे देते हैं? भारत को, कि भारत कर रहा है, हमारी स्थिति का जिम्मेदार कौन है? भारत है। तो पाकिस्तानी मीडिया इसी पे चर्चा कर रहा है कि आखिर हम पीछे क्यों हैं। तो सुनिए पाकिस्तानी मीडिया को, थोड़ा बहुत समझ आए आपको कि आखिर रीज़न है क्या कि पाकिस्तान यहाँ है। कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग आगे आते हैं उनका पूरा एक पॉलिटिकल उसके अंदर करियर होता है जिसमें वो आजमाए जाते हैं, और उसके बाद अगर उनमें गुर हों और कुछ थोड़ी लक भी हो तो वो फिर आगे आ जाते हैं। और एक ऐसे मुआशरे में जिसमें कास्ट सिस्टम और ये और वो इतना मजबूत हो, वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जो खुद बार बार कहते हैं कि मैं चाय बेचता रहा हूँ और फ़ख्र से कहते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट हो गए। कि अगर चांद पे जाने का प्रोग्राम होता, आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने का होता, तो फिर हाई एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो तो हमारा कभी प्रायोरिटी रही नहीं। अलबत्ता फ़ौजी जो हैं, हमने मिज़ाइलें, वो गौरी मिज़ाइल और ये बना के वो जो है ना इन्वेडर्स की वो जो है लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए कि आइंदा आने वाले वक्त में भी हमने दिल्ली पे पहुंचना है, इस किस्म की सोच में हमने सारी अपनी स्केर्स रिसोर्सेज और जो है टेक्निकल नो हाउ इन्वेस्ट कर दी है। और एक और बात है, हमारा माइंड जो है वो अनसाइंटिफिक हो गया है। यानी वो जो मौलवी हैं मुनीब अहमद, जो वो चांद का बताते हैं कि भी नज़र आया या नहीं आया, वो उसी झगड़े में है कि आज से चांद नज़र आया या नहीं आया, जबकि सारी दुनिया में चांद की पोजीशन अगले कई हज़ार साल तक पता है कहाँ होगी। बट ही इज़ नॉट, दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट साइंटिफिक वो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन। हालांकि सऊदी अरेबिया और ईरान के अंदर वो मौलवियों के हाथ नहीं छोड़ा उन्होंने ये सारी चीज़ें पहले से इस्टेब्लिश कर ली हैं। हम हैं जो हर तरीके से अनइंटेलेक्चुअल, अनसाइंटिफिक सोच को जो है उसको वर्चू समझते हैं। और वो मैंने मौलवी मुनीब को कहते देखा कि मैं साइंस को लात पे रखता हूँ, मैं तो अपने उसी यकीन पे काम करूँगा। तो फिर वहाँ पे कहाँ पे चांद पे जाने की बातें होती हैं? जब चांद पे, अभी सुना है किसी मिनिस्टर को कहा है कि भाई वो तो जा रहे हैं चांद पे, तो कहते हैं हमें क्या जाने की जरूरत है, हमें तो रोज नज़र आ जाता है। तो इस किस्म के जवाब देंदे ने कि सानू तो रोज नज़र आ जाता है, सानू उत्थे जाने की जरूरत है। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ?